Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 5 Geography Standard 9th. Name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. Students, basically we are going to focus on two different things in this chapter as the name suggests, natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति and wildlife और वन्य जीवन. किसी भी जगह की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट वहाँ के जीव जंतु भी होते हैं. तो इन दोनों फैक्टर्स को अफेक्ट करने, इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरीके की वेजिटेशन किन किन अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ या वहाँ के जो वन्य जीवन होता है वो किस तरीके से वेजिटेशन के ऊपर निर्भर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. बेसिकली ये दो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. So let's start the chapter. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in the and around your school? क्या कभी आपने नोटिस किया है आपके स्कूल के आसपास या फिर पार्क या जो खेत होते हैं उनमें कितने अलग अलग तरीके के पेड़, झाड़ियाँ या घास और अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट तरीके के जीव जंतु होते हैं वो आपने देखे होंगे. आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या वो सभी एक जैसे दिखते हैं या फिर उनमें वेरिएशन दिखाई देती हैं? इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने अलग अलग तरीके की जो जीव यहाँ पर मिलती हैं, बायोफॉर्म्स यहाँ पर मिलती हैं. इतने बड़े देश में कितने अलग अलग तरीके के बायोफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता, मतलब अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. भारत जो है वो दुनिया के 12 ऐसे मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ में से एक है. विद अबाउट, यहाँ पर here you can write just above the paragraph describe about the biodiversity of India. यहाँ पर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो. with about यहाँ पर 47,000 plant species India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. भारत जो है यहाँ पर 47,000 तरीके के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इसका 10वां स्थान है. और सिर्फ एशिया की अगर बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है एशिया में. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया. फूलों वाले पौधों की बात करें तो भारत में 15,000 तरीके के फूलों वाले पौधे मिलते हैं. विच अकाउंट, जो पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 6% यहाँ पर है फ्लावरिंग प्लांट्स के मामले में. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन, भारत में बहुत सारे अलग अलग तरीके के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं. फर्न्स हैं, एल्जी हैं, फंगाई है. इंडिया हैज़ ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. भारत में अनुमान लगाया जाता है कि 90,000 प्रजातियों के अलग अलग तरीके की प्रजातियों के एनिमल्स हैं. और उसके साथ साथ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मराइन वाटर्स. भारत में ताज़े पानी की और खारे पानी की मछलियों की भी लगभग बहुत रिच वैरायटी पाई जाती है. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से आपको क्लियर हो गया है कि डिस्क्राइब अबाउट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया. हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज़ ए रिच बायोडाइवर्स कंट्री. उसका भी आंसर यही है. नेचुरल वेजिटेशन क्या है, इस पैराग्राफ के ऊपर आपको यही क्वेश्चन लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति. ये एक प्लांट कम्युनिटी है जो अपने आप नेचुरली ग्रो करती है बिना किसी ह्यूमन एड के, और जिसको बहुत लंबे समय तक ह्यूमन जो हैं वो लंबे समय तक उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है. हम अपने घरों में प्लांट लगाते हैं, हम खेती बाड़ी भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है.
नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो अपने आप ग्रो करती हैं बिना किसी ह्यूमन एड के। हम कभी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कितने अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हमें पहाड़ों पर दिखाई देते हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन कंसिडर होती है क्योंकि उसको हमने नहीं उगाया है। जबकि जो पेड़ पौधे एग्रीकल्चर में या फिर अपने घरों में या फिर हम बाग बगीचों में जो पौधे लगाते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि उसको हमने ग्रो किया है। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्रॉप्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, बगीचे जो हैं, ये वेजिटेशन का हिस्सा हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। दिस इज़ टर्म्ड एज, जो भी ये नेचुरल वेजिटेशन है जिसको लंबे समय तक इंसानों ने जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है उसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो वर्जिन वेजिटेशन प्योरली इंडियन है उसको एंडेमिक भी कहते हैं, इंडिजीनियस भी कहते हैं। लेकिन जिनको बाहर से लाया गया है, जिन पेड़ पौधों को बाहर से लाया गया है इंडिया के, उसको एक्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। द टर्म, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा, आप फ्लावर, जैसे फ्लावर में एल आता है तो फ्लोरा क्या है? इट डिनोट्स टू प्लांट्स और पर्टिकुलर रीजन ऑफ और ए पीरियड। किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष समय पर उगी जाने वाली जो वनस्पति होती है, प्लांट्स लाइफ जो होती है, उसको फ्लोरा कहते हैं। और सिमिलरली द स्पीशीज, उसी तरीके से जो एनिमल्स की प्रजातियां हैं उसको फोना कहते हैं। जैसे एनिमल में एन आता है तो फोना में भी एन आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो फ्लोरा और फोना का डिफरेंस। किसी भी जगह की प्लांट लाइफ फ्लोरा, किसी भी जगह की एनिमल लाइफ फोना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जितने भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल किसी भी जगह पर पाए जाते हैं वो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। विच डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस फैक्टर्स that influence the flora and fauna kingdom of any place। तो फर्स्ट फैक्टर जो है किसी भी जगह की जो प्लांट और एनिमल लाइफ जो होती है उसको अफेक्ट करने वाला जो पहला फैक्टर है वो है लैंड। रिलीफ का मतलब होता है धरातल। कहीं कहीं पर आप देखते हो कि पहाड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, कहीं कहीं आप देखते हो कि प्लेन एरिया होता है, कहीं पर टेबल टाइप लैंड होता है, उसको क्या कहते हैं? रिलीफ। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड जो होता है वो अफेक्ट करता है किसी भी जगह की प्राकृतिक वनस्पतियों को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डू यू एक्सपेक्ट दिस, क्या आप माउंटेनियस एरिया में, प्लेटू में या प्लेन में या ड्राई और वेट रीजन में, क्या जितने भी, क्योंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्स देश है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं, माउंटेन्स भी आपको मिलेंगे और डिजर्ट एरियाज भी आपको मिलेंगे, प्लेट्यूज भी आपको मिलेंगे। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसी वेजिटेशन मिलेगी और एक जैसी वेजिटेशन के साथ साथ एक जैसी एनिमल लाइफ भी मिलेगी? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर आपको जो सेब के पेड़ होते हैं वो मिलेंगे, या फिर जो कोनिकल ट्रीज़ जो माउंटेनी एरियाज़ में होते हैं वो आपको मिलेंगे? नहीं, वहाँ पर आपको ऐसे पेड़ नहीं मिल सकते, ना ही आपको जैसे पोलर बेयर जैसे या फिर दूसरे ऐसे एनिमल्स जो आपको बर्फीले इलाकों में मिलेंगे वैसे आपको डेजर्ट एरियाज़ में नहीं मिल सकते। तो वही बात है, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। किसी भी जगह का जो लैंड होता है उसका जो नेचर होता है वो वहाँ की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल, जो उपजाऊ और प्लेन एरिया होता है उसके ऊपर हमेशा खेती बाड़ी की जाती है। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टराइन और एरियाज वेयर ग्रासलैंड, जो ऊबड़ खाबड़ एरिया होते हैं, जो रफ टराइन होता है पहाड़ी एरिया का, वहाँ पर ज़्यादातर ग्रासलैंड आपको मिलेंगे या फिर आपको जंगल देखने को मिलेंगे। विच गिव द शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ को, अलग अलग तरीके के वन्य जीवों को शेल्टर देने में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। तो ये वाला पहला जो फैक्टर है लैंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भूमि या जो लैंड होता है वो किस तरीके से वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। आप यहाँ पर ये जैसे एग्जांपल इसमें दिया गया है कि माउंटेनियस हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन एरिया हो गया, क्योंकि इन एरियाज़ में जो लैंड होती है वो अलग अलग तरीके की होती है।
प्लेन एरिया में अच्छे तरीके से खेती बाड़ी कर सकते हैं हम, इंडस्ट्री भी अच्छे तरीके से लगाई जा सकती है क्योंकि वो प्लेन होता है, तो वहाँ पर आपको रोड्स का नेटवर्क भी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और आपको खेती बाड़ी करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जबकि जो माउंटेनियस एरिया होते हैं या फिर जो डेजर्टियस एरिया होते हैं, रेतीले इलाके जो होते हैं, वहाँ पर आप ऐसी तरीके से खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो है सॉइल, मिट्टी। द सॉइल्स आल्सो वेरी ओवर स्पेस। मिट्टी जो होती है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की मिट्टी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस ऑफ डिफरेंट, आप 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया में लगभग 6 या 7 तरीके की मिट्टी आपको हमें मिलती है और उन सभी अलग अलग तरीके की जो मिट्टी, एलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, अगर एलुवियल सॉइल जो होगी वो कुछ स्पेसिफिक फसलें ग्रो करने के काम आती है। ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें हम कपास ही उगा सकते हैं। लेटराइट जो होती है उसमें हम कुछ अलग तरीके की फसलें उगा सकते हैं। तो सभी जो अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती हैं उनमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसमें अलग अलग तरीके की फसलों को ग्रो कर सकते हैं। सो द सॉइल आर वेरी, ये सॉइल जो होती हैं ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरीके की जो सॉइल होती हैं, दे प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वो अलग अलग तरीके की वेजिटेशन को बेस प्रदान करती हैं। द सैंडी, जो रेतीली मिट्टी होती है डेजर्ट एरिया की, वो सिर्फ सपोर्ट करती है कैक्टस और थ्रोनी, कांटेदार झाड़ी और कैक्टस जैसे पौधों को। जबकि जो वेट और मार्शी डेल्टिक, जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जहाँ वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, दलदली भूमि होती है, वहाँ पर मैंग्रोव जैसे और डेल्टिक वेजिटेशन जैसे ही वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है, मैंग्रोव जैसे पेड़ पाए जाते हैं। The hill slopes which depth of soil have conical trees. हिली एरियाज़ में अगर आप जाओगे, वहाँ पर ढाल होते हैं बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पर मिट्टी की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर कोनिकल पेड़ पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो मिट्टी होती है वो बेस देती है, वो सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन को। नेक्स्ट है क्लाइमेट, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। रिलीफ में 2 फैक्टर आ गए, लैंड और सॉइल। फिर है क्लाइमेट, जलवायु। क्लाइमेट के फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। किसी भी जगह की वेजिटेशन जो होगी उसका कैरेक्टर और उसका जो एक्सटेंट होता है, वो कितनी गहरी है, वो कहाँ तक किस हद तक फैली है, ये जो है ये सुनिश्चित किया जाता है बाय टेम्परेचर। वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, उसके साथ साथ वहाँ पर हवा में नमी कितनी है, प्रेसिपिटेशन, वर्षण कितना है, बारिश कितनी होती है, और वहाँ की मिट्टी कैसी है। ऑन द स्लोप ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 meters, द fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. जैसे जैसे हम हिमालयाज़ के ढाल पर जाते हैं, हिमालयाज़ के जो ढाल हैं, उन हिमालयाज़ की पहाड़ियाँ या फिर हमारा जो पेनिनसुला है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं जो 915 मीटर से भी ऊंची हैं, अगर हम इनकी पहाड़ियों पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो उसमें गिरावट आती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, वेजिटेशन भी अलग अलग तरीके की होगी। आप जितने ज़्यादा पहाड़ों पर ऊपर जाते जाओगे वहाँ पर आपको पेड़ कम से कम देखने को मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, और जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में चेंज होगी और टेम्परेट से अल्पाइन वेजिटेशन में चेंज होगी। उसके बाद फोटो पीरियड, नेक्स्ट जो है फोटो पीरियड सनलाइट, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट, किस एरिया को कितनी सनलाइट मिलती है। The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. Variation in duration of sunlight, अलग अलग जगह पर जो वेरिएशन होता है, अलग अलग जगहों पर जो सनलाइट मिलने का ड्यूरेशन होता है, सभी हमारी जो अर्थ है क्योंकि वो कर्वेचर है उसका नेचर, तो अगर हम
इक्वेटर के पास रहेंगे तो जो दिन और रात की जो दूरी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम पोलर एरियाज़ की तरफ जाते जाएंगे तो दिन और रात का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड करता है लैटीट्यूड्स पर, एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई पर, सीज़न पर और ड्यूरेशन। जैसे कि गर्मी और सर्दियों में जो ड्यूरेशन ऑफ द डे होता है वो चेंज होता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं जबकि सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं। तो ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर, क्योंकि गर्मियों में जो दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो सनलाइट ज़्यादा समय तक मिलती है, इसीलिए पेड़ जो हैं वो समर में ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद पर्सिपिटेशन इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल। भारत में पर्सिपिटेशन मतलब वर्षण की जिन जगहों पर, कहने का मतलब है जिन जगहों पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पति जो होती है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर, भारत में जो लगभग सारा जो रेनफॉल है वो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जो कि कब आते हैं, जून से लेकर सितंबर के मंथ में आते हैं, और उसके बाद जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून है, लौटते हुए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उनके द्वारा बारिश होती है। एरियाज़ तो इसमें भी अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू ही हो गया है, मानसून आ गए हैं, जिन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी वेजिटेशन पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल। अगर हम उन एरियाज़, अभी आप जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो आसाम मेघालय वाले जो पार्ट हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें, आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर कितनी गहरी वनस्पति पाई जाती है, कितने घने वन पाए जाते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें जो हमारा राजस्थान के कुछ पार्ट हैं जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है इंडिया में, तो वहाँ पर वहाँ की वेजिटेशन में और वहाँ की वेजिटेशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पर मेघालय में कितनी ज़्यादा बारिश होती है जबकि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो जिन एरियाज़ में ज़्यादा वर्षा है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन होगी, जिन एरियाज़ में कम बारिश है वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम होगी। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? ये आपका क्वेश्चन भी है। Why the forests are important for human beings? तो ये जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो ये सारे वो फैक्टर थे जो किसी भी जगह की वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो फॉरेस्ट हैं वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आप बहुत छोटे थे तब से पढ़ते चले आ रहे हो। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल, पहली बात तो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करने में, उसको हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को अच्छा बनाने में। दे मॉडिफाई, ये हमारी लोकल क्लाइमेट को अच्छा करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, जो नदियों का बहाव होता है उसको रेगुलेट करते हैं, एक और सपोर्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री को, और प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़। बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो लाइवलीहुड होता है वो जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ऑफर पेनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और हमारे मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा सीनिक व्यू हमको प्रोवाइड करते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, और ये जो जंगल फॉरेस्ट जो होते हैं ये हवा की फोर्स को, विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और जिसकी वजह से बारिश आती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, ये हमारी मिट्टी को ह्यूमस देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो फर्टाइल हो जाती है, और अलग अलग तरीके के जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो वन्य जीव होते हैं, वो भी कहाँ रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन, भारत की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत सारे चेंजेस में से होके गुजरी है। सच एज़ ग्रोइंग, क्योंकि बढ़ती हुई जो लगातार डिमांड है, जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उसके लिए जो खाना, फूड की नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए जो कल्टिवेटेड लैंड है,
जिस ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है उसको लगातार इंक्रीज़ किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है, माइनिंग ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग पास्चर्स जो हमारी चरागाहें हैं उनकी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आ गया है। द वेजिटेशन कवर इन इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल। भारत का जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत सारे हिस्सों में अब वो कि बहुत ज़्यादा हद तक नेचुरल नहीं रह गया है रियल सेंस में अगर देखा जाए तो, एक्सेप्ट इन सम इन एक्सेसिबल रीजन्स लाइक हिमालयाज। सिर्फ अगर कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पर हम इंसानों की पहुँच नहीं है, तो ये इंडिया में बहुत सारे जो ज़्यादातर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सही मायने में नेचुरल नहीं रह गई है। सिर्फ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे कि हिमालयाज़ के हिली रीजन्स हैं, सेंट्रल इंडिया के कुछ ऐसे रीजन हैं, एंड द मरुस्थली जो हमारा थार का डेजर्ट्स है उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से जहाँ पर हम नहीं जा पाते हैं। द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज़ हैज़ बीन, हमारे जो इनके अलावा जितने भी हमारी वेजिटेशन है वो सभी हिस्सों में उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड, और उसका जो लेवल है उसको गिरा दिया गया है बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, क्योंकि हम इंसानों ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट इन दिस वीडियो।